अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिजिक्स का डिटेल लेक्चर सीरीज जो चैप्टर हमारा चल रहा है दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स और ये है मेरा बेटा हमारा लेक्चर नंबर 3। इससे प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने इस चैप्टर की जो बेसिक्स थी वो अच्छे तरीके से डिटेल में समझी थी और पास्कल का लॉ ड्राइव किया था और उसकी एप्लीकेशंस देखी थी, फिर उससे रिलेटेड अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स समझे थे। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने क्या करना है, आज का और इससे जो अगला लेक्चर है ये 2 लेक्चर फ्लूइड स्टैटिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में से हैं। अब इस वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर में हमने करना क्या है, पहले बैकग्राउंड समझ लो थोड़ा सा, ताकि ना एक जुस्तजू हो कि हमने पढ़ना क्या है। देखो बेटे, कभी ना कभी आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आया होगा समंदर को देखकर। समंदर में आपने देखा है ना, जो बड़े बड़े बहरी जहाज़ होते हैं, कार्गो शिप्स होते हैं, वो बड़े मज़े से तैर रहे होते हैं, जबकि आयरन की जो बॉल होती है, छोटी सी बॉल होती है, उसको आप समंदर के पानी में डालो वो डूब जाएगी। इसका मतलब कोई तो ऐसा रीज़न है जो इतने बड़े कार्गो शिप को डूबने नहीं दे रहा, इतने बड़े बहरी जहाज़ को डूबने नहीं दे रहा, लेकिन आयरन की बॉल को डुबा रहा है। सिमिलरली टाइटैनिक देखी होगी, टाइटैनिक के आखिरी सीन के अंदर जैक और रोज जो होती है वो एक वुडन प्लैंक के ऊपर होती है, एक लकड़ी के तख्ते के ऊपर होती है, वो बच जाती है, जैक बेचारा डूब जाता है। ठीक है, वो उसे थोड़ी सी जगह ऊपर तख्ते पे दे दी तो वो भी बच जाता, लेकिन बहरहाल उसकी किस्मत में डूबना था तो वो डूब गया। ठीक है, हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में यही चीज़ देखेंगे कि कोई चीज़ समंदर पे या पानी में तैरती कैसे है और कोई चीज़ डूबती कैसे है। तो हमने पढ़ना क्या है इन 2 लेक्चर्स के अंदर, एक लेक्चर 3 में और एक इससे अगले लेक्चर 4 में। हमने पढ़ना है अपथ्रस्ट क्या होता है, हमने पढ़ना है बॉयंसी क्या होती है, बॉयंट फोर्स क्या होती है, फिर हमने पढ़ना है अपेरेंट वेट क्या होता है, फिर हमने देखना है कि आपके पास आर्किमेडिस प्रिंसिपल क्या है, उसकी कहानी भी सुनाएंगे। आर्किमेडिस प्रिंसिपल जिस मैथमेटिशियन ने दिया था उसने क्या कहानी थी उसकी। ठीक है, और आखिर में प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है मेरा बेटा, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लो अपने पास, फ्लूइड स्टैटिक्स लेक्चर नंबर 3 कॉन्सेप्ट ऑफ अपथ्रस्ट। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अपथ्रस्ट पे जाने से पहले मेरा बेटा, आप लोगों ने कभी ना कभी पानी की बाल्टी देखी होगी। उस पानी की बाल्टी में अगर पूरा पानी भरा हुआ हो, लेट्स से ये मार्कर है मेरे हाथ में और मैं पानी की बाल्टी के साथ में खड़ा हुआ हूँ, मैं इस मार्कर को जैसे ही छोड़ता हूँ तो क्या होगा, ये मार्कर उस पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही है। अब हम बचपन से ये बात जानते हैं, अगर मैं यहाँ पे मार्कर को छोड़ता हूँ तो मार्कर कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। इसका मतलब इस मार्कर का जो वेट है वो इसे कहाँ बुला रहा है, नीचे बुला रहा है। लेकिन अगर बाल्टी में पानी भरा हुआ है और उसके ऊपर मैं मार्कर को छोड़ता हूँ तो मार्कर नीचे नहीं जा रहा, मार्कर उसकी सतह पे, सरफेस पे तैर रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो नीचे से पानी लगा रहा है मार्कर पे इन द अपवर्ड डायरेक्शन। कोई ताकत तो ऐसी है जो पानी लगा रहा है मार्कर पे इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ये कहलाती है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या है, वो ताकत जो फ्लूइड एग्जर्ट करता है परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, उसे अपन लोग क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं। अभी ड्राइव भी करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, आहिस्ता 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 पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमारे जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि पानी के अंदर आप किसी भी चीज़ को डुबाने की कोशिश करते हो, अंदर डालने की कोशिश करते हो, तो पानी क्या करता है या फ्लूइड क्या करता है, उसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करता है। जो फोर्स एग्जर्ट करता है वो बेसिकली क्या कहला रही होती है, अपथ्रस्ट कहला रही होती है। ठीक है, तभी आप अगर कभी स्विमिंग पूल की तरफ गए हो या समंदर का पानी देखा हो, वहाँ पे कभी कभार आपको कचरा ऊपर तैरता हुआ नजर आता है। वो कचरे को अपनी वेट की वजह से नीचे चले जाना चाहिए था, लेकिन वो ऊपर क्यों तैर रहा है, उसके ऊपर कोई ना कोई ताकत लग रही है, बाय द वाटर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा, अब हमने जो हमारे पिछले 2 लेक्चर पढ़े थे, अच्छा पिछले 2 लेक्चर का कॉन्सेप्ट यहाँ के लिए क्लियर होना ज़रूरी है, नहीं भी है तो मसला नहीं है, अभी मैं रिवाइज कर देता हूँ, लेकिन अगर देखा हुआ हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, हम लोगों ने एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था कि मेरा बेटा, अगर ये हमारे पास एक अदद कंटेनर है, ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास कोई फ्लूइड है। ठीक है, इस कंटेनर में मेरा बेटा हमारे पास क्या है, कोई फ्लूइड है, और जाहिर है फ्लूइड कैसा है, स्टैटिक है। कैसा है मेरे बच्चे फ्लूइड हमारा,
स्टैटिक फ्लूइड है। स्टैटिक फ्लूइड क्या होता है? जो रेस्ट में होता है, जो इक्विलिब्रियम में होता है, जो मूवमेंट नहीं कर रहा होता। इसमें अगर मैं 2 पॉइंट्स मार्क करता हूँ, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट मेरा बेटा ये रहा, हमें ये बात पता है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में कुछ डिस्टेंस है जो कि हमें नज़र भी आ रहा है। मान लेते हैं कि पहले पॉइंट से दूसरा पॉइंट h डिस्टेंस नीचे है, पहले पॉइंट से दूसरा पॉइंट h डिस्टेंस नीचे है। तो मेरे बेटे इस पॉइंट का जो प्रेशर है, अगर मैं वो कहता हूँ P नॉट के बराबर है। P नॉट क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सराउंडिंग में जो भी एयर वगैरह है, एटमॉस्फेयर है, उसकी वजह से यहाँ पे जो भी प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसे अपन ने क्या नाम दे दिया? P नॉट का नाम दे दिया। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे h डिस्टेंस कवर करके, तो इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा P नॉट तो यहाँ पे भी होगा, साथ में ऊपर से नीचे आने की वजह से प्रेशर क्या होगा? ऐड होगा। इसको हमने ड्राइव भी किया था पूरा, अगर आपको याद होगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी स्टैटिक फ्लूइड के अंदर आप जैसे जैसे नीचे आते जाते हो वैसे वैसे प्रेशर क्या होता है? बढ़ता चला जा रहा होता है। और आपका प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा होता है? डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा होता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे नीचे जाके जो आपका प्रेशर है वो उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। रो से क्या मुराद है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और एच क्या है मेरा बेटा? हमारे पास डिस्टेंस जो आपने ऊपर से नीचे आते हुए कवर किया था। ठीक है, इतनी बेसिक सी बातें हमें समझ में आती हैं। अब आगे चलते हैं और अब थ्रस्ट का बाकायदा फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे पास मेरे बेटे मान लो ये हमारे पास एक अदद कंटेनर है। अच्छा, अगर आपने इसको किताब से पढ़ना है तो किताब के अंदर जो सिंध बोर्ड की नई किताब है उसके अंदर फ्लूइड स्टैटिक्स का पूरा चैप्टर मौजूद है। बाकी किसी बोर्ड वाले ने पढ़ना है तो आपकी 9 क्लास की किताब के अंदर ये सब चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, ज़्यादा तफसील से क्लास 11 सिंध बोर्ड की नई किताब में लिखा हुआ है। ये मेरा बेटा मान लो कंटेनर है, ये उसके अंदर हमारे पास एक क्या है? स्टैटिक फ्लूइड है। ठीक है, ये आ गया स्टैटिक फ्लूइड। और इसके अंदर मेरे बेटे हमारे पास यहां पे एक अदद सिलेंडर है। ये एक अदद हमारे पास यहां पे सिलेंडर है। ये एक अदद हमारे पास क्या है मेरा बेटा? यहां पे सिलेंडर है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो सिलेंडर यहां पे मौजूद है, मेरे बच्चे गौर से देखना, अगर मैं यहां पे 2 पॉइंट्स मार्क कर दूं, एक पॉइंट ये रहा लेट से और एक पॉइंट ये रहा, इस सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर यहां पे मौजूद है। अच्छा, हो सकता है ये सिलेंडर एक्चुअल में मौजूद हो सकता है आपने इमेजिन किया वो। जस्ट एक इमेजिनरी सिलेंडर एज्यूम कर लो कि यहां पे मौजूद है। ठीक है, इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे वो फोर्सेस बताओ, मेरा बेटा देखो, एक फोर्स ऐसे लग रही होगी इस डायरेक्शन में, एक फोर्स ऐसे लग रही होगी इस डायरेक्शन में, हाँ या ना? इन दोनों फोर्सेस को हम लोग आगे सॉल्व करते हुए कहीं भी कंसीडर नहीं करेंगे। सर किस खुशी में? देखो, इस खुशी में मेरा बेटा मैंने अभी आपको बताया कि ये जो फ्लूइड है ये कैसा फ्लूइड है? स्टैटिक फ्लूइड है। जब ये स्टैटिक फ्लूइड है तो इसका मतलब यहां वाली जो फोर्स है वो यहां वाली फोर्स को क्या कर देगी? कैंसिल कर देगी। सही है ना? वरना यहां वाला जो वाटर है वो स्टैटिक तो रह ही नहीं सकता था, वो तो इधर जा रहा होता, और अगर यहां पे फोर्स लगती तो यहां वाला वाटर यहां जा रहा होता। तो ना यहां वाला वाटर यहां जा रहा है ना यहां वाला यहां जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही है। ठीक है, अच्छा, नीचे से जो फ्लूइड है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर से जो प्रेशर है वो कहां लग रहा होगा? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यहां पे भी मान लेते हैं आपके पास कोई ना कोई फ्लूइड यहां पे मौजूद है, तो आपके पास प्रेशर कहां लग रहा होगा? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब जो प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है उसे मैं कह देता हूं P1, जो प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है उसे मैं कह देता हूं P2। और हमें यह बात पता है कि नीचे से ऊपर लगने वाला प्रेशर कैसा होता है? ज्यादा होता है। अब आपके जहन में यह सवाल आ सकता है, सर अगर नीचे से ऊपर का प्रेशर ज्यादा होगा, अगर ऊपर का प्रेशर कम है और नीचे का प्रेशर ज्यादा है, तो सर फिर तो इस पानी को ऊपर जाना चाहिए। अगर आप यही लो, अभी उसका भी आंसर करूंगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, पानी बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगा। वजह देखो, नीचे से ऊपर का प्रेशर ज्यादा है और ऊपर का प्रेशर जो नीचे लग रहा है वो कम है, फिर पानी ऊपर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि मेरा बेटा इस सिलेंडर का जो वेट है वो कहां पे एक्ट कर रहा है? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट भी तो है, हम वेट की तो अभी बात ही नहीं कर रहे। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अभी हम क्या बात कर रहे हैं? फिर सुनो, अभी हम उस प्रेशर की बात कर रहे हैं जो फ्लूइड एक्सर्ट कर रहा है इस सिलेंडर के ऊपर। ठीक है,
ऐसे समझो, मान लो नीचे से ऊपर की तरफ 10 का प्रेशर लग रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ 6 का प्रेशर लग रहा है, तो 4 का प्रेशर ऊपर एक्स्ट्रा लग रहा है। वो 4 का प्रेशर जो ऊपर एक्स्ट्रा लग रहा है उसकी वजह से फ्लूइड को ऊपर जाना चाहिए, नहीं जा रहा। बैलेंस कौन कर रहा है मेरे बेटे? इस फ्लूइड का वेट भी तो है जो कहां एक्ट कर रहा है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मार्केट से शार्ट तो नहीं हो गई, अपनी जगह है, ठीक है। हाँ, ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि स्टैटिक फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम हमेशा क्या होता है? 0 होता है, चाहे वो x के अलोंग लग रही हो चाहे वो y के अलोंग लग रही हो, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था स्टार्ट के 2 लेक्चर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ये सब हमने वहां पे पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर लग रहा है P2 विच इज मोर, ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर लग रहा है P1। और प्रेशर ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे क्यों लग रहा है? क्योंकि फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर लगता है वो कंप्रेसिव इन नेचर होता है। कंप्रेसिव बोले तो दबाने की कोशिश कर रहा होता है। तो नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि यहां पे जो P1 है वो मेरे बेटे P0 के बराबर है, और तो यहां पे जो P2 है मेरे बच्चे वो क्या हो जाएगा? आप बोलोगे वो बराबर हो जाएगा P0 प्लस रो जी एच के बराबर। रो जो है वो इस स्टैटिक फ्लूइड की डेंसिटी हो जाएगी। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। और जो H है मेरा बेटा वो बेसिकली डिस्टेंस हो जाएगा जो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में, यहां से यहां आते हुए आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया विच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, अगर आप देखोगे तो, ठीक है, ये नजर आ रहा है। अच्छा, अगर मैं प्रेशर का फॉर्मूला रिवाइज करूं तो मेरे बेटे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मुझे फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो फोर्स का वैल्यू क्या बनेगा? इस ए को वहां ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, यही बनेगा ना मेरा बेटा, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है। इसका मतलब मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि नीचे से ऊपर की तरफ, गौर से सुनना, नीचे से ऊपर की तरफ जो फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो P2 है। अगर मैं बात करूं कि नीचे से ऊपर की तरफ जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो P2A के बराबर है, बोलो हाँ या ना? भाई फ्लूइड जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, उस प्रेशर को अपन लोगों ने क्या नाम दिया? P2 का। उसी प्रेशर से, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मॉलिक्यूल्स फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे इस सिलेंडर के सरफेस के ऊपर, तो उसी फोर्स को अगर कैलकुलेट करना है तो इट विल बी P2 टाइम्स ऑफ A। सिमिलरली जो फ्लूइड है वो ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर कितना लगा रहा है? P1। अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करनी है इसी P1 की जो फोर्स है तो क्या बन जाएगा भाई? F1 विल बी इक्वल टू P1A, ठीक हो गया। गौर से देखो इस डायग्राम को, हमें क्या समझ में आ रहा है कि आपके पास एक सिलेंडर है जो स्टैटिक फ्लूइड में मौजूद है। सिलेंडर की हाइट कितनी है? H है, और इसका ये जो सरफेस है, इस सरफेस का जो एरिया है वो मेरा बेटा कितना है? A के बराबर है, ठीक है। फ्लूइड नीचे से प्रेशर लगा रहा है P2, ऊपर से प्रेशर लगा रहा है P1, और यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो कैसा है? इक्वल है। ये एक दूसरे को काट रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, नलीफाई कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, उसमें हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें ये बात पता है कि आपके पास जो F2 है, F2 इज ग्रेटर देन F1। नीचे से ऊपर लगने वाली फोर्स ज़्यादा है और ऊपर से नीचे लगने वाली फोर्स कम है। तो अगर मुझे नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है, नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं मेरे बच्चे? मैकेनिक्स में पढ़ के आए हैं, डायनामिक्स में, न्यूटन के लॉज में। नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स, SF मींस स्ट्रॉन्ग फोर्स माइनस वीक फोर्स, ठीक है। नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स माइनस वीक फोर्स। स्ट्रॉन्ग कौन सी वाली है? F2। सर नीचे वाली फोर्स ज्यादा क्यों है? क्योंकि नीचे वाला प्रेशर ज्यादा है, और आपको नजर आ रहा है कि फोर्स प्रेशर पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। ऊपर का प्रेशर अगर P0 है तो नीचे आते हुए प्रेशर कितना हो जाएगा? P0 प्लस रो जी एच। तो नीचे का प्रेशर ज्यादा है तो नीचे की फोर्स भी कैसी है? ज्यादा है, ठीक है। तो F2 माइनस का F1, ये बन गई। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? नेट फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक हो गया। F2 माइनस का F1। F2 कितना है मेरा बेटा? F2 बराबर है हमारे पास P2A के। F1 कितना है मेरे बच्चे? F1 बराबर है हमारे पास P1A के। अगर मैं यहां से A को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में बचता है मेरे पास P2 माइनस का P1। अच्छा, वैल्यूज प्लेस कर दो मेरा बेटा। P2 की वैल्यू क्या है? ये लिखी हुई है, P0 प्लस रो जी एच माइनस P1 की वैल्यू क्या है? P0 के बराबर है, क्योंकि P ये बिल्कुल टॉप पे ही है तो टॉप पे सिर्फ P0 ही होता है, ठीक है। P0 से P0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो क्या आ रहा है हमारे पास? A मल्टीप्लाई बाय रो जी एच। गौर से देखो, आपने क्या कैलकुलेट किया? ये नेट फोर्स कैलकुलेट की है। ये नेट फोर्स किस पे लग रही है? इस सिलेंडर पे लग रही है।
और नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही होगी? इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सर ये कैसे पता चला? मेरा बेटा नेट फोर्स की डायरेक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग फोर्स की डायरेक्शन के बराबर होती है। कैसे? अभी चेक कर लेते हैं। देखो, मान लो मेरे बेटे यहां पे मेरे पास एक डब्बा है सिंपल सा, ठीक है, बेसिक एक डब्बा है। इस डब्बे के ऊपर एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, एक फोर्स लग रही है मेरे बेटे इसके ऊपर 6 न्यूटन की। आपके ख्याल से डब्बा कहां जाएगा? आप बोलोगे सर डब्बा जाएगा सीधे हाथ पे। बिल्कुल सही है, सीधे हाथ पे जाएगा। कितनी ताकत से जाएगा? 10 से 6 से। सर ना 10 से जाएगा ना 6 से जाएगा, अनबैलेंस फोर्स से जाएगा। मैं बोलूंगा एक्सीलेंट मेरा बेटा, इसका मतलब आपने न्यूटन के लॉस अच्छे से पढ़े हुए। 10 - 6 कितना होता है? 4 न्यूटन। तो आपके पास 4 न्यूटन कहां पे एक्ट कर रहा होगा? इन द राइट डायरेक्शन। तो यहां पे भी आपके पास दो फोर्स लग रही थी, एक अपवर्ड थी F2, एक डाउनवर्ड थी F1। आपको पता है कि आपके पास F2 इज ग्रेटर देन F1, तो आपके पास जो नेट फोर्स होगी वो नेट फोर्स कहां पे होगी मेरा बेटा? इन द अपवर्ड डायरेक्शन होगी। और ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स होगी, इसी को मेरे बेटे हमने अभी थोड़ी देर पहले जो आपको उर्दू में समझाया था, क्या नाम दिया था? अप थ्रस्ट। मैंने कहा था ना, आप पानी के अंदर किसी भी चीज को डालते हो तो पानी उसको डूबने से बचाने के लिए क्या करता है? ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। और इस फिनोमिना को मेरे बेटे हम कहते हैं बॉयंसी। क्या नाम देते हैं? बॉयंसी। बॉयंसी। सर बॉयंसी की डेफिनेशन बता दें दोबारा, हमने लिखनी है। लिखो मेरा बेटा, बॉयंसी इज द फिनोमिना इन विच द फ्लूइड विल एक्सर्ट a net force in the upward direction. That net force is responsible to make the body go upward. सर क्या हर केस में बॉडी अपवर्ड जाएगी? फिर तो जैक को डूबना ही नहीं चाहिए, आयरन बॉल को डूबना ही नहीं चाहिए, इनफैक्ट समंदर में किसी को डूबना नहीं चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे ना मेरा बेटा, हर चीज तो फ्लोट नहीं करती। बहुत सिंपल सा फिनोमिना है भाई। एक चीज है वेट, एक चीज है बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स क्या होती है? ये अपथ्रस्ट। इसी अपथ्रस्ट को मेरे बेटे हम क्या नाम देते हैं? बॉयंट फोर्स का नाम देते हैं। अब देखो, इस सिलेंडर के ऊपर एक तो बॉयंट फोर्स है फ्लूइड की, वो कहां एक्ट कर रही है? इन द अपवर्ड डायरेक्शन। एक इसका खुद का वेट होगा, कहां एक्ट कर रहा होगा? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर दोनों बराबर होंगी, सिलेंडर भैया यहीं रहेंगे। वेट ज्यादा है, बॉयंट फोर्स कम है, तो नीचे जाएगा, यानी कि सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। और अगर बॉयंट फोर्स ज्यादा है, वेट कम है, तो ऊपर आएगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। ये तो मैंने वैसे ही आपको बता दिया क्योंकि आपके मन में सवाल आ रहा होगा, जहन में सवाल आ रहा होगा, वरना अगला पूरा लेक्चर हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पे ही है कि फ्लोटेशन के क्या लॉज हैं, क्या कानून है। ठीक है मेरा बेटा, चलो ये मेरा बेटा हमारे पास अपथ्रस्ट का फॉर्मूला है। गौर से देखो, अपथ्रस्ट किस किस पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। अपथ्रस्ट को U से भी शो करते हैं, अपथ्रस्ट को FB से भी शो करते हैं, अपथ्रस्ट को B से भी शो करते हैं। डिपेंड करता है आप कौन सी किताब पढ़ रहे हो, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखे हुए। ठीक है, B स्टैंड्स फॉर बॉयंट फोर्स, U स्टैंड्स फॉर अपथ्रस्ट, FB स्टैंड्स फॉर बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स क्या है? वो ताकत जो आपके पास फ्लूइड लगाता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन ताकि वो ऊपर की तरफ तैर सके, उसको हम कहते हैं बॉयंट फोर्स। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। फ्लूइड जो है वो ताकत लगाता है ताकि बॉडी फ्लोट कर सके, लेकिन हर बॉडी हर केस में फ्लोट नहीं करती। बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं ताकि आप अच्छे नंबरों से पास कर सको, लेकिन हर बच्चा एक जितने अच्छे नंबरों से पास नहीं करेगा। वो बच्चे की पर्सनल कैपेसिटी है कि वो लेक्चर कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। सिंपल। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो मेरा बेटा इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। डायरेक्शन क्या होता है फ्लूइड में? इन द अपवर्ड डायरेक्शन। क्या सिर्फ अपवर्ड होता है? बॉयंट फोर्स जो लगती है क्या सिर्फ अपवर्ड है? आप क्या लिखोगे? ये हमेशा लगता है परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। हमेशा ध्यान में रखना, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। अभी इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आने वाला है। हमेशा क्या लगता है? परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। चेक करो, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे लग रहा था, इसके परपेंडिकुलर ऐसे लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे लग रहा है, यहां का परपेंडिकुलर यूं लग रहा है। लेक्चर 1 में ये सब बात की थी। ठीक है मेरा बेटा, अब इसी को गौर से देखो। जो आपके पास बॉयंट फोर्स आई है वो क्या आ रही है? रो जी ए मल्टीप्लाई बाय एच। ए से क्या मुराद है? एरिया। एच क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, और
रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर मेरा बेटा आप इस सिलेंडर को गौर से देखोगे, मैं यहां पे अलग से ड्रॉ भी कर देता हूं। अगर आप इस सिलेंडर को गौर से देख रहे हो मेरे बेटे, इस सिलेंडर का अगर मैं आपको बोलूं वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, देखो भाई साहब, ये तो हो गई इसकी हाइट h, ये हो गई इसकी हाइट, और ये हो गया मेरा बेटा इसका एरिया। ये क्या हो गया, इसका एरिया। अगर मैं एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो क्या बन गया भाई साहब, अब थ्रस्ट बराबर है V रो G के। इसको अपने पास नोट कर लेना अच्छे तरीके से। अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है, V रो G। V से मुराद है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड, लिखना वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड। इमर्स मतलब डूबा हुआ पानी के अंदर। अभी पूरा सिलेंडर पानी के अंदर है, हमेशा पूरा सिलेंडर पानी के अंदर नहीं होगा। अभी सवाल कराता हूं, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, या सॉरी वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड। सिलेंडर नहीं, क्योंकि हर दफा सिलेंडर थोड़ी होगा। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर आप किताब देखोगे तो किताब में डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड को रो की जगह पे सिग्मा से शो करते हैं। तो ये फॉर्मूला किताब वालों के लिहाज से ऐसे बन जाएगा, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। आसान हो जाए, आगे चलते हैं। चलो मेरा बेटा, आप सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं ताकि जो है ना वो एक कहानी को हम साथ साथ समझते हुए जाएं। क्वेश्चन ये है, ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। ये लेट्स से हमारे पास एक कंटेनर है, और ये जो कंटेनर है उसके अंदर हमने वाटर फिलअप किया हुआ है, ठीक है। ठीक हो गया भैया। अच्छा, अब हमारे पास यहां पे मेरा बेटा एक कोई सिलेंडर है, सिलेंडर जो है इसकी टोटल हाइट जो है वो मिसाल के तौर पे हमारे पास है कोई 6 सेंटीमीटर के बराबर, और 6 में से सिर्फ 4 सेंटीमीटर जो है वो कहाँ पे है मेरा बेटा, ये फ्लूइड के अंदर है। मतलब ये जो मैंने अभी आपको बताया था ना, अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अब थ्रस्ट का फॉर्मूला होता है U इक्वल्स V रो इंटू जी। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड। इमर्स मतलब इमर्स्ड, इमर्स का मतलब होता है डूबा हुआ। तो आपके पास 6 में से सिर्फ 4 सेंटीमीटर सिलेंडर कहाँ है, फ्लूइड के अंदर है। इसका जो एरिया है वो मान लेते हैं मेरा बेटा हमारे पास है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास फ्लूइड कौन सा है, फ्लूइड हमारे पास है मेरा बेटा पानी है, H2O, और इसकी जो डेंसिटी है वो होती है हमारे पास 1000 किलोग्राम पर लेट्स से मीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपके पास 1 मीटर क्यूब का ब्लॉक है, 1 मीटर क्यूब का ब्लॉक क्या होता है, 1 मीटर क्यूब का ब्लॉक मतलब लेंथ 1 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर, ऐसे लेंथ ब्रेथ 1 मीटर, हाइट 1 मीटर का एक क्यूब है। तो उसमें पानी कितना आएगा, 1000 किलो, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में 1000 किलोग्राम पानी आ जाता है, वो वाला पानी यहाँ मौजूद है जिसकी डेंसिटी क्या है 1000 मीटर किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको कहा जा रहा है बताओ इसके ऊपर जो फ्लूइड अपना थ्रस्ट एग्जर्ट कर रहा होगा वो कितना होगा, ठीक है मेरा बेटा। फिर यहीं से हम एक और चीज समझेंगे। देखो अब हमें क्या करना है, अब थ्रस्ट कैलकुलेट करना है। अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है, V मल्टीप्लाई बाय रो मल्टीप्लाई बाय G, ठीक है मेरा बेटा। वॉल्यूम कैसे आता है सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे आता है, A मल्टीप्लाई बाय H से आता है। सही हो गया, सही है। या पहले यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लेते हैं फिर आखिर में पुट कर देंगे। वॉल्यूम किससे आता है मेरा बेटा, A मल्टीप्लाई बाय H से आता है, अभी सीखा था। एरिया कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर। लेकिन क्या पूरी हाइट रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। देखो यहाँ पे आपने जो V पुट करना है मेरा बेटा वो कौन सा वाला है, वो है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स, जितना पानी में है। तो पानी में कितनी हाइट है, 4 सेंटीमीटर हाइट पानी के अंदर है। जब 4 पानी के अंदर है तो आप सिर्फ मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 से, तो आपको इतने पार्ट का वॉल्यूम मिल जाएगा। 2 4 का कितना होता है मेरा बेटा, 8। और ये जो आपने निकाला है वॉल्यूम में किस में आया है, सेंटीमीटर क्यूब में आया। क्यों भाई साहब, एरिया रखा था सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट रखी है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर इसको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में तो देख लो भाई, 1 मीटर में आपके पास होता है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। रट्टा तो मारना ही नहीं है ना, समझ लो यहाँ से। 1 मीटर में 10 पावर 2 सेंटीमीटर। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब करता हूँ तो ऐसे बन जाएगा 1 मीटर का होल क्यूब विल बी इक्वल टू 10 पावर 2 सेंटीमीटर का होल क्यूब, यही बनेगा।
क्या बन जाएगा, 1 मीटर का क्यूब विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, पावर पे पावर आती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 3 दा 6 और ऊपर क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6 मीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि ये दो रिलेशन बन गए आपके, मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में आना है तो 10 पावर 6 से डिवाइड कर देंगे। देख लो भाई, अब आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना था तो मेरा बेटा जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, आपको किस में जाना है, मीटर क्यूब में, तो डिवाइड कर देंगे 10 पावर 6 से, ये बन गया मेरा बेटा हमारे पास क्या, मीटर क्यूब। ले आओ यहाँ पुट कर दो लाके, 8 डिवाइडेड बाय 10 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी कितनी दी हुई है 10 पावर 3, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होता है भाईजान 10 होता है। सॉल्व कर लेंगे, 8 अपॉन 10 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4, 10 पावर 4 से 10 पावर 6 मर गई, यहाँ 10 पावर 2 बच गई, क्या बनता है 8 अपॉन 100, क्या आंसर आ रहा है 0.08 न्यूटन। ठीक हो गया मेरा बेटा, यानी कि आपके पास यहाँ पे जो फ्लूइड अपर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो कितनी है 0.08 न्यूटन। अब यहाँ पे एक चीज और से देखो, अगर मैं ये पूरा सिलेंडर अंदर ले जाता, अगर ये पूरा सिलेंडर इसमें मैं इमर्स कर देता तो वॉल्यूम क्या बनता, वॉल्यूम यहां से आता फिर 4 नहीं आता, यहाँ पे क्या आता 6 आता, 2 6 का क्या होता यहाँ 12 होता, यहाँ पे भी क्या आता मेरा बेटा 12 आता, यहाँ पे भी क्या आता मेरे बच्चे 12 आता। जब 12 आता तो आपका आंसर क्या आता 0.12 आता, अभी क्या है 0.08, फिर आता 0.12 जो कि 0.04 न्यूटन ज्यादा होता। यानी कि जब आप इसको पूरा इमर्स कर दोगे तो आपके पास जो अब थ्रस्ट है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये पॉइंट समझाने का मकसद था इस न्यूमेरिकल से, क्या कि आपके पास जितना ज्यादा आप इसको अंदर लेके जाते रहोगे अल्टीमेटली जो अब थ्रस्ट लग रहा है उतना क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अब थ्रस्ट डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स के ऊपर। जितना ज्यादा वॉल्यूम इमर्स होगा, पहले कम था अब ज्यादा कर दिया तो बढ़ जाएगा, अब थ्रस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपका जो अप थ्रस्ट है वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड के ऊपर। यही वजह है कि आपके पास जो सॉल्टी वाटर होता है उसके ऊपर तैरना आसान होता है, सॉल्टी वाटर की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो अप थ्रस्ट भी कैसा होता है, ज़्यादा होता है, डूबना मुश्किल है। और आपके पास जो फ्रेश वाटर होता है जिसमें नमक कम होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है सॉल्टी वाटर के मुकाबले में, तो वहाँ पे अप थ्रस्ट कैसा होता है, कम होता है। ठीक है मेरा बेटा, कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब मेरा बेटा हमारे पास जो इसका अगला कॉन्सेप्ट है, अब तरह हमने समझ लिया अच्छे तरीके से, ठीक है, कि फ्लूइड जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है इन द अपर डायरेक्शन। और फोर्स एक्सर्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है। जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके टॉप पे प्रेशर कुछ और है, बॉटम पे प्रेशर कुछ और है, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक फोर्स कहाँ एक्सर्ट हो रही है, इन द अपर डायरेक्शन। उसको हम बॉयंट फोर्स कहते हैं या अपथ्रस्ट कहते हैं। अब हमारे पास जो हमारा अगला टॉपिक है, ये एक ही टॉपिक चल रहा है सर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कब आएगा, आएगा, ठीक है, इसके बाद आएगा। अब मेरा बेटा हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज द फिनोमिना ऑफ अपेरेंट वेट। अभी हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अपेरेंट वेट, अपेरेंट क्या चीज होती है, जो जाहिरी तौर पे नजर आ रही होती है, जो जाहिरी तौर पे नजर आ रही होती है। हो सकता है एक्चुअल में वैसी हो सकता है ना हो। मिसाल से समझाता हूं आपको, आप के घर वालों ने डिसाइड किया कि आपको फार्म हाउस लेके जाते हैं, आप लोग खुशी खुशी कहाँ चले गए, फार्म हाउस चले गए फैमिली पिकनिक एंजॉय करने। वहाँ आपने जाके देखा स्विमिंग पूल है। अब स्विमिंग पूल में जब आपने जाके झांका, देखा, तो उसका जो बॉटम था वो आपको ऊपर नजर आ रहा है। अपेरेंटली जाहिरी तौर पे ऐसा लग रहा है कि स्विमिंग पूल की जो गहराई है, जो डेप्थ है, वो वहाँ पे कम है। आपने जज्बाती होकर छलांग लगा दी। जब छलांग लगा दी तो आपको रेस्क्यू करना पड़ा, क्योंकि आपको जाके एहसास हुआ कि डेप्थ इतनी भी कम नहीं है जितनी बाहर से नजर आ रही है, ठीक है। तो ये चीज होती है जो जाहिरी तौर पे नजर आती है। सर डेप्थ जाहिरी तौर पे कम क्यों नजर आती है, फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन, फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन, आर वाला, एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से कम नजर आती है, ठीक है। तो बहरहाल अपेरेंट वेट क्या है, जाहिरी तौर पे नजर आने वाला वेट, एक्चुअल में नहीं है लेकिन जाहिरी तौर पे ऐसा नजर आ रहा है। सर मतलब समझाएं, देखो मतलब समझते हैं। देखो मेरा बेटा मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 10 न्यूटन है। वेट क्या होता है, वो ताकत जो अर्थ किसी बॉडी पे लगाता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपने सेंटर की तरफ।
तो मेरा बेटा इस बॉडी का अगर वेट 10 न्यूटन है तो वो वेट 10 न्यूटन यकीनन कहाँ एक्ट कर रहा होगा, ऐसे इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट कर रहा होगा। अगर आपने इस बॉडी को ऊपर लिफ्ट करना है, उठाना है इसको, तो अल्टीमेटली जो आपको वेट के अगेंस्ट में फोर्स लगानी पड़ेगी वो कितनी होगी, 10 न्यूटन। बेसिक सी बात है, ठीक है। बॉडी का वजन कितना है, 10 न्यूटन। कहाँ पे, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है तो आपको ताकत कितनी लगानी पड़ेगी, 10 न्यूटन। कहाँ पे, इन द अपर डायरेक्शन, ठीक है। अब मान लो मेरा बेटा यही ऑब्जेक्ट है, इसको मैं लेकर आ गया इस स्टैटिक फ्लूइड के अंदर। स्टैटिक फ्लूइड के अंदर आपने अभी अभी ताज़ा तरीन एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो भी कोई फ्लूइड होता है वो क्या करता है, अप थ्रस्ट, बॉयंट फोर्स एक्सर्ट करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका जो एक्चुअल वेट है, जो एक्चुअल वेट है, इस एक्चुअल वेट को भी हम आगे चल के कह रहे होंगे वेट इन एयर। एक्चुअल वेट या वेट इन एयर, वो मेरा बेटा हमारे पास कितना था, 10 न्यूटन था। 10 न्यूटन कहाँ पे था, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जाहिर है। वो इसके ऊपर बॉयंट फोर्स लगा रहा है 2 न्यूटन की। कितनी फोर्स लगा रहे हैं मेरे बेटे, 2 न्यूटन की। अब आप बताओ अच्छी तरह सोच के, वेट इसका 10 न्यूटन है और फ्लूइड इसके ऊपर जो ताकत लगा रहा है वो कितनी लगा रहा है, 2 न्यूटन। अगर आप चाहते हो कि ये ऑब्जेक्ट नीचे ना गिरे, ऊपर रुका रहे, तो आपको यकीनन इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। जो फोर्स आपको लगानी पड़ेगी वो कितनी होगी, 8 न्यूटन। ये जो 8 न्यूटन आप लगा रहे हो, आपको क्या लगेगा कि एयर के मुकाबले में फ्लूइड के अंदर जो फोर्स लगानी पड़ रही है वो कैसी है, कम है। देखो पहले इसी ऑब्जेक्ट को पहले उठाने के लिए फोर्स कितनी लगानी पड़ रही थी, 10 न्यूटन। फ्लूइड के अंदर कितनी लगानी पड़ रही है, 8 न्यूटन। समझ आ रही है क्यों 8 न्यूटन लगानी पड़ रही है, क्योंकि ये वो बेसिकली अप थ्रस्ट है जो क्या कर रहा है, आपके फ्लूइड ने लगा दिया, और ये वो ताकत है जो आपको लगानी पड़ रही है। इसको मेरा बेटा हम कह रहे होते हैं अपेरेंट वेट, और ये क्या है, ये है मेरा बेटा एक्चुअल वेट, जिसको हम कह रहे होते हैं वेट इन एयर। समझ आ गई बात की। अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा इसका, तो हमारे पास अपेरेंट वेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेट इन एयर माइनस अप थ्रस्ट, ठीक है। अपेरेंट वेट, इसको पूरा करके भी लिख देते हैं। अपेरेंट वेट जाहिरी तौर पे नजर आने वाला जो वेट होता है, ये बराबर होता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि होता है एयर के अंदर, माइनस अप थ्रस्ट बाय द फ्लूइड। अप थ्रस्ट बाय द फ्लूइड, क्लियर हो गया। अब थ्रस्ट माइनस के साथ इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, अपेरेंट वेट वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी कि अगर मैं अब थ्रस्ट कैलकुलेट करता हूं तो देखो मेरा बेटा क्या हो जाएगा, अब थ्रस्ट का एक और फॉर्मूला क्या आएगा, वेट इन एयर माइनस अपेरेंट वेट। गौर से सुनना, वेट इन एयर क्या है, जो हकीकी वेट है, पानी से निकालोगे तो इतना होगा। अपेरेंट वेट क्या है, जो पानी में नजर आ रहा है, ये है एक्चुअल वेट, ये है जो अपेयर हो रहा है, जो नजर आ रहा है, जो जाहिरी तौर पे है। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लॉस इन वेट। जो अप थ्रस्ट है, इसको मेरा बेटा हम आगे चल के कहेंगे लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी, यानी कि पानी के अंदर जाने से कितना वेट उसका लॉस हो गया। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए अच्छे तरीके से कि हो क्या रहा है। एक बॉडी है जिसका वजन, वेट, हवा में, पानी के बाहर, एयर में 10 न्यूटन के बराबर है। जैसे ही उसे आप फ्लूइड के अंदर लेके जाते हो, तो फ्लूइड क्या करेगा, अप थ्रस्ट लगाएगा। वो अप थ्रस्ट कहां लगाएगा, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। वो वेट को काट रहा है, तो जितना अप थ्रस्ट लग रहा है आपको एक्चुअल वेट माइनस अप थ्रस्ट, बाकी बचा हुआ फोर्स लगाना पड़ेगा उसको नीचे गिरने से रोकने के लिए। तो अप थ्रस्ट जितना ज्यादा होगा, वेट उतना लॉस हो जाएगा, अपेरेंट वेट उतना कम नजर आ रहा होगा, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान में रखना, अगर यही फ्लूइड 3 डिफरेंट, ये ऑब्जेक्ट है जिसका हवा में वजन कितना है, 10 न्यूटन। अगर यहां पे मेरे पास 3 कंटेनर है, तीनों में अलग अलग फ्लूइड्स हैं, मैं तीनों में ये ऑब्जेक्ट बारी बारी डालूंगा तो तीनों में इसका अपेरेंट वेट अलग अलग नजर आएगा, क्योंकि अपेरेंट वेट डिपेंड करता है किस पे, अप थ्रस्ट पे। भाई अपेरेंट वेट निकाल कैसे रहे हैं, जो एक्चुअल वेट था उसमें से अप थ्रस्ट को आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया ना, ठीक है। तो अप थ्रस्ट क्या हर फ्लूइड का एक जैसा होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अप थ्रस्ट डिपेंड करता है किसके ऊपर, V रो G पे। जब डेंसिटी हर फ्लूइड की अलग अलग होगी तो अप थ्रस्ट भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। पॉइंट समझ आ रहा है, क्लियर है। तो ओवरऑल इस कहानी को हम कंक्लूड कैसे करेंगे कि फ्लूइड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वजन होता है वो लाइटर हो जाता है। क्यों, वजन एक्ट करता है डाउनवर्ड, अप थ्रस्ट लगता है अपवर्ड, दोनों एक दूसरे को काटते हैं। पूरा काट देंगे तो वो वहीं पे रहेगा, लेकिन पूरा अगर नहीं काटेंगे तो आपको जो एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको नीचे गिरने से रोकने के लिए, वो कहला रही होती है अपेरेंट वेट, एंड दैट इज लेस देन द एक्चुअल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉपी कर लो मेरा बेटा, इसका एक सवाल करते हैं।
अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन मेंशन किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है सिंपल सा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन ये है, आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर अल्कोहल मौजूद है। अल्कोहल की जो डेंसिटी है दैट इज 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपने उसके अंदर एक सिलेंडर जो है वो इमर्स किया हुआ है। जो सिलेंडर है वो कितना इमर्स है? 1/5 ऑफ द सिलेंडर इज इमर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर मैं सिलेंडर के 5 टुकड़े करूं, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4 टुकड़े, 5 टुकड़े, तो 5 में से सिर्फ 1 टुकड़ा सिलेंडर का इमर्स है, बाकी 4 हिस्से कहां है? बाहर है। अगर मैं इस मार्कर के 5 टुकड़े करूं, 1 2 3 4 5, तो सिर्फ एक हिस्सा इमर्स हुआ है, बाकी का कहां है? बाहर है। अच्छा, और आपको क्या क्या रहा है, क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द अपेरेंट वेट ऑफ द सिलेंडर। क्या मालूम करना है मेरा बेटा? अपेरेंट वेट मालूम करना है किसका? सिलेंडर का। हमें पता है फॉर्मूला। अच्छा, पहले आप वीडियो को करो पॉज और तसल्ली से आंसर निकालो। इसका आंसर आएगा आपका 3.6 न्यूटन, ठीक है। पॉज करो, मैं 3 तक गिन रहा हूं, फिर मैं सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। 1 2 3, चलो करते हैं। देखो मेरा बेटा, अपेरेंट वेट निकालने का अपने पास फॉर्मूला है, वो क्या था? अपेरेंट वेट बराबर होता है वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट के। क्लियर है? अब हमें वेट इन एयर सिलेंडर का नहीं पता, देखते हैं। अच्छा, अपथ्रस्ट, सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो अल्कोहल है ये सिलेंडर के ऊपर अपथ्रस्ट कितना लगा रहा है। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है? वी रो जी। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इमर्स्ड। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर मुझे वी निकालना है मेरा बेटा, देखो आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, आपको सॉलिड का मास दिया हुआ है। सॉलिड के मास से मुराद सिलेंडर का मास कितना है? 0.4 किलोग्राम। सिलेंडर जिस मटेरियल से बना है आपको उसकी डेंसिटी दी हुई है दैट इज 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, आपको डेंसिटी का फॉर्मूला याद है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, सिलेंडर की डेंसिटी, सिलेंडर का मास, सिलेंडर का वॉल्यूम। भाई सिलेंडर की डेंसिटी गिवन है ना, डायरेक्ट वॉल्यूम नहीं गिवन, ना एरिया पता ना हाइट पता टोटल, लेकिन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है मेरे बेटे, क्या बन जाएगा? ms डिवाइडेड बाय रो एस। ms से क्या मुराद है? सिलेंडर का मास। रो एस क्या है? जिस मटेरियल से सिलेंडर बना है उसकी डेंसिटी। ms कितना है मेरा बेटा? 0.4। 0.4 को लिख सकता हूं 4 × 10⁻⁻1। सर ये क्या किया? अगर तो आप बोर्ड्स लेवल के लिए सॉल्व कर रहे हो तो कैलकुलेटर से कर लेना। अगर आप ईकेट एमडीकेट के लिए कर रहे हो तो बेसिक मैथ्स के मैंने 2 लेक्चर, 3-3 घंटे के 2 लेक्चर हैं, उसमें मैंने पूरी मैथ्स करना सिखाई हुई है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अपॉन में रो एस कितना गिवन है मेरा बेटा? 1600। 16 मतलब 16 × 100। 4 1 और 4 4। क्या बन गया मेरा बेटा? ये 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1, ये 100 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2। सिंपल हो गया। मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये बनता है 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। इसको मैं लिख सकता हूं 25 × 10⁻2 × 10⁻3। भाई डेसिमल यहां था, 2 प्लेस राइट पे मूव किया, जैसे ही डेसिमल राइट पे जाता है पावर नेगेटिव आती है, जितना डेसिमल मूव करता है पावर उतनी नेगेटिव आती है। डेसिमल 1 और 1 2 प्लेस गया तो पावर -2 आ गई। क्या बन गया? ये 25 × 10⁻5। और वॉल्यूम निकाला है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब, ठीक है मेरा बेटा। ये हमारे पास क्या आ गया? सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। क्या पूरा सिलेंडर इमर्स्ड है? नहीं। कितना इमर्स है? 1/5। तो अगर मुझे 1/5 निकालना है, तो अगर मुझे v कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय vs। देखो v क्या है जो मैंने इस फॉर्मूले में पुट करना है, vs क्या है? इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम। पूरा सिलेंडर डूबा हुआ है? नहीं, जितना डूबा हुआ है उतने का वॉल्यूम निकालेंगे। 1/5, ठीक है। तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 25 × 10⁻⁻5। 5 1 जा 5 5 जा, तो क्या आ गया भाई? 5 × 10⁻⁻5 मीटर का क्यूब। यह हमारे पास वॉल्यूम आ गया। यहां लाके पुट कर देंगे भाई अब इसे। u विल बी इक्वल टू, v कितना है? 5 × 10⁻⁻5 रो। ये रो 1600 नहीं रखेंगे, ये रो है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। इसमें किस चीज से क्या मुराद है जहन में रखिएगा। जहां जहां डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड आएगा उसको मैं रो एफ से शो करूंगा, जहां डेंसिटी ऑफ सॉलिड आएगा उसे मैं रो एस से शो करूंगा। आपकी किताब वालों ने
आपकी किताब, अच्छा किताब वालों से क्या मुराद है मेरा बेटा? किताब वालों से मुराद फिलहाल मेरी ये सिंध बोर्ड की जो नई किताब है वो है, ठीक है। बाकी सबकी जो 9 क्लास की किताब में ना इतनी डिटेल से चीज़ें नहीं गिवन है। इन्होंने क्या करा हुआ है, कहीं पे जो डायग्राम बनाई हुई है, आप खुद भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, जो डायग्राम बनाई हुई है उसमें डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड को सिग्मा से शो किया हुआ है, नीचे डेरिवेशन करते हुए रो से शो किया हुआ है। ऐसा होता है अगर आप छपाई मारते हो कहीं से तो, ठीक है। तो मैं आपका कॉन्सेप्ट सीधा रखने के लिए जहां पे डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड होगी वहां रो एफ लिख दूंगा, ये लिखा हुआ। जहां डेंसिटी ऑफ सॉलिड होगा जिसे इमर्स किया जा रहा है वहां रो एस लिख दूंगा। अब आपका दिल करे इसे सिग्मा कहो, दिल करे इसे रो लिखो, आपके ऊपर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लेना बस। ये रो किसकी है? फ्लूइड की डेंसिटी है, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 800। जी कितना है? 10 के बराबर आ गया। 8 5 से कितना हो गया मेरे बेटे? 40 हो गया, ठीक है। 10 पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, भाई ये दोनों 10 पावर 3 होगा ना मेरे बच्चे। क्या बन गया? 40 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5 + 3 कितना होता है? -2। सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा मेरे पास 0.4। भाई -2 है ना, यहाँ पे डेसिमल था, 1 और 1 2 स्टेप पीछे आ गया। क्या बनता है? 0.4 न्यूटन। ये क्या कैलकुलेट कर लिया? अब थ्रस्ट कैलकुलेट कर लिया। मुझे क्या निकालना था? अपेरेंट वेट निकालना था। अपेरेंट वेट कैसे आता है? वेट इन एयर माइनस अब थ्रस्ट। अब थ्रस्ट आ गया, अब वेट इन एयर चाहिए मेरा बेटा। वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? mg, बचपन से पढ़ते आए हैं। इस सिलेंडर का मास कितना है? सिलेंडर का मास है 0.4 लिखा हुआ है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है? 4 न्यूटन। यानी कि सिलेंडर का एक्चुअल वेट कितना है? 4 न्यूटन। इस पे अब थ्रस्ट कितना लग रहा है? 0.4 न्यूटन। वैल्यूज प्लेस कर दो। 4 - 0.4 कितना हुआ मेरे बेटे? 3.6। यानी कि जब सिलेंडर आपका 1/5 इस अल्कोहल में डूबेगा तो उसका अपेरेंट वेट, जाहिरी तौर पे नजर आने वाला वेट कितना हो जाएगा? 3.6 न्यूटन। अगर मैं इसको मजीद अंदर ले जाऊंगा तो इसका अपेरेंट वेट मजीद क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर हो गया मेरा बेटा? कॉपी कर लीजिए, जल्दी से आगे चलते हैं। ठीक है मेरा बेटा, अब चलते चलते फाइनली हमारे पास वो पॉइंट आ गया जिसका हमें स्टार्ट से इंतजार था, और जो ये चैप्टर था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है सर, ये तो आर्शिमिडीज प्रिंसिपल होता है बेटे। आपका दिल करे आप इसे आर्शिमिडीज कहो, आपका दिल करे आप इसे आर्किमिडीज कहो। वैसे जहाँ तक मैंने सुना है वो आर्किमिडीज होता है। ठीक है, क्या कहता है भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल? देखो अभी मेरा बेटा हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया कि अगर किसी भी फ्लूइड के अंदर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा तो फ्लूइड उसके ऊपर एक अप थ्रस्ट, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? बॉयंट फोर्स कहते हैं या अप थ्रस्ट कहते हैं। अगर मैं यहां पे उसका फॉर्मूला लिखूंगा, अप थ्रस्ट क्या होता है? V मल्टीप्लाई बाय रो मल्टीप्लाई बाय G के बराबर होता है। V से मुराद क्या होती है भाई साहब? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स, कितना सॉलिड डूबा हुआ है। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और G क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब वंस अगेन आपको ऑब्जर्वेशन की तरफ लेके चलते हैं। अगर आपके सामने एक बाल्टी है, एक कंटेनर है जिसके अंदर पूरा लबालब पानी भरा हुआ है, एक कतरा भी और डाला तो पानी बाहर आ जाएगा। अगर मैं उसके अंदर अपना हाथ डालता हूं, अगर मैं उस कंटेनर में अपना हाथ डालता हूं तो क्या होगा? पानी स्पिल आउट होगा, पानी बाहर आएगा। इससे आपने क्या सीखा? इसका मतलब हमने ये सीखा कि जैसे ही कोई सॉलिड इमर्स किया जाता है तो जितना वॉल्यूम सॉलिड का इमर्स होगा, जितना सॉलिड का वॉल्यूम अंदर जाएगा, उतने बराबर वॉल्यूम में जो पानी है वो डिस्प्लेस होगा। फिर सुनो, फिर समझो। देखो अगर एक कंटेनर है उसमें बिल्कुल लेवल तक पानी भरा हुआ है, जैसे ही आप उसके अंदर एक गिलास डालते हो तो जितना वॉल्यूम गिलास का उस कंटेनर में, बर्तन में अंदर गया, जितना वॉल्यूम, उतना ही वॉल्यूम पानी का क्या होगा? बाहर आ जाएगा। अगर बाल्टी है उसमें पानी पूरा ऊपर तक नहीं भरा हुआ, आधी बाल्टी पूरी भरी हुई है, आधी बाल्टी भरी हुई है, ऊपर तक नहीं भरी हुई, जैसे ही आप उसके अंदर पानी डालोगे, पानी बोल रहा हूं सॉरी, गिलास डालोगे या कोई भी चीज डालोगे, कोई भी सॉलिड डालोगे, डुबाओगे उसके अंदर, तो पानी का लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है। बचपन में आपने प्यासे कव्वे वाली कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी? प्यासे कव्वे वाली कहानी सुनी है, जिसमें क्या होता है? एक कंटेनर होता है जिसमें पानी नीचे होता है, ठीक है, उसके अंदर जो कव्वा है वो छोटे छोटे पत्थर डालना शुरू करता है, पानी का लेवल क्या होता है? ऊपर आता है, और वो पानी पीता है और उड़ जाता है।
कौवा जिंदा बच गया पानी पी के, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बदौलत है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में यही कुछ है, अभी आगे चल के पता चल जाएगा। पानी ऊपर क्यों आ रहा है? क्योंकि जितना बड़ा पत्थर अंदर जा रहा है, जितना वॉल्यूम उसमें जा रहा है, पानी उतना डिस्प्लेस हो रहा है। तो आपने सीखा क्या? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स, उतना ही वॉल्यूम क्या होगा? फ्लूइड का डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेस पड़ने का मतलब अपनी जगह से हटेगा ताकि आने वाले वॉल्यूम के लिए जगह बने। आपने 2 मीटर क्यूब सॉलिड डुबाया तो 2 मीटर क्यूब पानी क्या होगा? डिस्प्लेस होगा। अगर इधर डिस्प्लेस होने की जगह नहीं होगी तो पानी ऊपर उठेगा। अगर एक बंद बर्तन है, आपने 2 मीटर क्यूब सॉलिड अंदर डाला तो पानी डिस्प्लेस होगा, उसकी जगह बनाएगा। अगर इधर उधर जाने की जगह नहीं होगी तो पानी ऊपर उठेगा। अगर ऊपर उठ के बर्तन खत्म हो गया तो पानी बर्तन से बाहर गिर जाएगा। तो सबसे अहम, सबसे पहली चीज आपने अपने दिमाग में क्या नोट करनी है? जब कभी भी हम किसी सॉलिड को पानी के अंदर डालते हैं, फ्लूइड के अंदर डालते हैं, तो जितना सॉलिड का वॉल्यूम इमर्स होता है, अंदर जाता है, उतना ही वॉल्यूम फ्लूइड का क्या होता है? डिस्प्लेस होता है। डिस्प्लेस होने का मतलब अपनी जगह से हटता है। क्यों हटता है? आने वाले वॉल्यूम की जगह बनाने के लिए। कहां हटता है? इधर जगह है तो इधर जाएगा, इधर जगह नहीं है तो ऊपर आएगा, ऊपर भी जगह नहीं है तो स्पेल आउट हो जाएगा। ठीक है। चलो अब हमारे पास दोबारा से, जब भी आप मेरा बेटा किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के अंदर डालते हो तो उसके ऊपर एक बॉयंट फोर्स लगती है, अब थ्रस्ट लगता है। उसको हम किससे शो करते हैं मेरा बेटा? वी रो जी से। रो क्या है भाई? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। वी क्या है मेरा बेटा? वी हमारे पास क्या था? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स। और अभी हमने देखा, हमारी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन हमें यह कहती है कि जितना सॉलिड का वॉल्यूम इमर्स होगा उतना ही फ्लूइड क्या होगा? डिस्प्लेस होगा। हाँ या ना मेरे बेटे? वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड उतना ही क्या होगा? डिस्प्लेस्ड होगा। सबसे पहले ये चीज ऑब्जर्व किसने की थी? आर्किमिडीज ने की थी। इस बंदे ने सबसे पहले ये चीज ऑब्जर्व की थी, जितना सॉलिड का वॉल्यूम पानी में इमर्स होगा उतना फ्लूइड का वॉल्यूम सेम अमाउंट क्या होगा? डिस्पर्स होगा। अगर आपने सॉलिड का y मीटर क्यूब क्या करा है? इमर्स किया है, तो जो फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, जितना फ्लूइड अपनी जगह छोड़ेगा वो भी कितना होगा? y मीटर क्यूब। यानी कि मैं इसी को यूं भी कह सकता हूं, u विल बी इक्वल टू VF इंटू रो एफ मल्टीप्लाई बाय जी। VF से क्या मुराद है? वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। कितने फ्लूइड ने अपनी जगह छोड़ी? वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। रो एफ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मुझे यहां से मास की वैल्यू निकालनी है तो मास क्या हो जाएगा? रो मल्टीप्लाई बाय वी के बराबर हो जाएगा। हाँ या ना? ये देखो, ये क्या चीज है मेरा बेटा? गौर से देखना, ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं? यू विल बी इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय जी। एम से क्या मुराद है? एम है मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। सर कौन से फ्लूइड का मास? जब आपने सॉलिड को इमर्स किया, डुबाया फ्लूइड के अंदर, तो उसके अंदर जाने की वजह से जितना फ्लूइड अपनी जगह से हटा, डिस्प्लेस हुआ, उसका मास। ऐसे ही है, मास को अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है मेरा बेटा? वेट मिलता है। हाँ है ना? तो वेट, ये किसका, कौन सा वेट आया? क्या मैं कह सकता हूं ये आया है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। बोलो हाँ या ना? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। क्या आपको नजर आ रहा है कि जो अपथ्रस्ट है, जो फ्लूइड ऊपर की तरफ ताकत लगा रहा है, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली, होली मतलब पूरा, और पार्शियली सबमर्ज्ड और इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, देन अपथ्रस्ट applied by the fluid will be equal to the weight of the fluid displaced by the object। क्लियर हो गया? अभी लिख भी देता हूं, पहले समझ लो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है, अब थ्रस्ट जो फ्लूइड अप्लाई करेगा वो बराबर होगा वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने डूबने के बाद जितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया उसके वजन के बराबर अब थ्रस्ट उसके ऊपर लग रहा होगा। जितना ज्यादा डूबेगा उतना ज्यादा वेट डिस्प्लेस होगा, जितना ज्यादा वेट डिस्प्लेस होगा उतना ज्यादा अब थ्रस्ट एक्ट कर रहा होगा। कॉपी कर लो मेरा बेटा, स्टेटमेंट लिखते हैं और आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, सबसे पहले तो ये चीज समझ लो जो यहां पे मेंशन है,
ये इसकी स्टेटमेंट है और यही चीज अभी हमने थोड़ी देर पहले समझी है। देखो मेरा बेटा, देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली मतलब थोड़ी सी, और होली इमर्स इन अ फ्लूइड, देन इट एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट मतलब जो नेट फोर्स लग रही है इन द अपर डायरेक्शन, जिसको आप बॉयंट फोर्स भी कह रहे हो, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द सॉलिड। आपका जो भी सॉलिड है वो जितना फ्लूइड के अंदर जाएगा उतना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा उसके बराबर जो वेट होगा वही एक्ट कर रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ अपथ्रस्ट। ज्यादा सॉलिड जाएगा, ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, ज्यादा अपथ्रस्ट मिलेगा। क्लियर हो गया मेरा बेटा? यही चीज यहां पे क्या है, मेंशन है, सिंपल है, ठीक है। तो ये चीज आपने बस जहन में रखनी है। इसी की मदद से अभी हम आगे चलेंगे। किताब में पढ़ोगे तो किताब में लिखा हुआ है आर्किमेडिस जो था वो एक ग्रीक मैथमेटिशियन था जिसने 3rd सेंचुरी के अंदर ये सब चीजें डिस्कवर की थी। अभी आखिर में मैं आपको इसकी कहानी भी सुना दूंगा जिसके ऊपर ये फेमस हुआ था, ठीक है। इसने ये फाइंड आउट किया था कि ऑब्जेक्ट्स डेंसर फ्लूइड के अंदर अपना कम वजन दिखाते हैं। जो मैंने भी आपको अपेरेंट वेट का कॉन्सेप्ट बताया ना, वो इस बंदे ने फाइंड आउट किया था। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अपथ्रस्ट लग रहा होता है। ये अपथ्रस्ट का जो पूरा मंजन है वो आर्किमेडिस ने या आर्किमेडिस ने फॉर्मुलेट किया था। होता क्या है, ऑब्जेक्ट जो भी फ्लूइड के अंदर जाएगा उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन अपथ्रस्ट कहां लग रहा है, अपवर्ड। उसकी वजह से जो अपेरेंट वेट है वो इन दोनों को माइनस करके आ रहा है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट्स आर वेइंग लेस व्हेन दे आर इमर्स इन डेंसर फ्लूइड्स। बेटे ये चीज भी यहां से जहन में रखना, आपको क्लियर होनी चाहिए। अब तक तो हमने कई सवाल भी सॉल्व कर लिए। हमारा जो U का फॉर्मूला है वो क्या है, हमारे पास mg के बराबर है, और ये क्या है, मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। अगर इसको ओपन करेंगे तो रो मल्टीप्लाई बाय v मल्टीप्लाई बाय g, ठीक है। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, v क्या है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ज्यादा अपथ्रस्ट होगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम फ्लूइड का डिस्प्लेस होगा उतना ज्यादा अपथ्रस्ट होगा, ठीक है मेरा बेटा। कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं और इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। मेरा बेटा न्यूमेरिकल पे जाने से पहले एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं। ये हमारी किताब में नहीं लिखी हुई है लेकिन न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन में इस्तेमाल हुई हुई है, तो आप इसको भी एज ए कॉन्सेप्ट यहां पे पढ़ लो। एक चीज होती है मेरा बेटा जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, या इसे हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, पहले तो ये क्लियर कर लो रिलेटिव इफेक्ट क्या होता है। रिलेटिव इफेक्ट क्या होता है, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। मान लो आपकी परसेंटेज आई 80, आपकी कितनी परसेंटेज आई, 80% आई आपकी क्लास 11 के पेपर्स के अंदर, ठीक है, या क्लास 12 के पेपर में। आपका एक रिश्तेदार है, वो भी रहता है आप ही के शहर के अंदर, उसने भी सेम पेपर दिए थे। उसकी परसेंट, मान लो आपके चाचू का बेटा है, आपके चाचू के बेटे की परसेंटेज आई 83, आपकी उसी एग्जाम में कितनी आई है, 80 आई है। अब आपको 80% पे शाबाशी मिले या ना मिले, लेकिन उसकी परसेंटेज से 3% कम लेने पे टोंट जरूर मिलेगा। यह है रिलेटिव इफेक्ट, ठीक है। मिसाल से समझो बात को। रिलेटिव इफेक्ट क्या है, जब आप किसी से कंपेयर करके कोई चीज डिफाइन करते हो, इसे कहते हैं रिलेटिव इफेक्ट। सेट है, क्लियर है। आपकी परसेंटेज पे आपको शाबाशी नहीं दी जा रही, लेकिन किसी और से कंपेयर करके बताया जा रहा है कि आप निकम्मे हो, क्योंकि आपकी परसेंटेज 3% क्या है, उस फलाने शख्स से कम है, जबकि वो बहुत निकम्मा होगा या होगी, लेकिन आपकी चूंकि परसेंटेज उससे कम है। ये रिलेटिव इफेक्ट है। रिलेटिविटी क्या है, कंपैरिजन। एब्सोल्यूट सेंस क्या होता है, अगर विदाउट कंपैरिजन बात की जाए तो वो एब्सोल्यूट सेंस होता है। सर यहां पे इसका तस्करा कहां से आ गया, देखो देखो मेरा बेटा, डेंसिटी क्या थी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करनी हो, रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। वाटर के कंपैरिजन में, पानी के कंपैरिजन में, पानी की डेंसिटी से कंपेयर करके आप जब भी किसी चीज की डेंसिटी निकालोगे तो क्या पता चलेगा, वो डेंसिटी किसकी है, रिलेटिव डेंसिटी। अब जरा मिसाल समझना, गौर से सुनना मेरा बेटा। अगर किसी ऑब्जेक्ट की, गौर से सुनना, अगर किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी 11 है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट पानी के मुकाबले में 11 गुना ज्यादा डेंस है।
पानी के मुकाबले में 11 टाइम्स ज्यादा डेंस है। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, कॉम्पैक्टनेस ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब ये कमरा है, इस कमरे में मान लो डॉट 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 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं। अब 1 मीटर क्यूब की जगह उसमें मैंने बहुत सारे और डॉट लगा दिए, यानी कि मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ गए, कॉम्पैक्टनेस, क्लोजनेस बढ़ गई, तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। कितनी कम जगह पे कितने ज्यादा मॉलिक्यूल घुसे हुए, ये डेंसिटी डिफाइन करती है। अगर किसी चीज की रिलेटिव डेंसिटी 11 है, इसका मतलब वाटर के मुकाबले में ये चीज जिसकी बात हो रही है वो 11 टाइम्स ज्यादा डेंस है। तो रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते हैं? डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। और पानी की डेंसिटी जहन में रखिएगा, डेंसिटी ऑफ द वाटर जो होती है दैट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है भाईजान? अच्छा, इसी को देखो मेरा बेटा, अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं V और G से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको गौर से सुनते चलो जरा, जो कुछ हमने पढ़ लिया है ना उसी को देख रहे हैं। सर ये सब कर क्यों रहे हैं हम? क्योंकि अभी आपने इसको एक न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करना है, और हमारी किताब वालों ने ये सब न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन में कर दिया, लेकिन लिखा गया नहीं है, तो मैं इसलिए पहले समझा रहा हूं। ऊपर क्या हुआ भाई, ये देखो जरा, रो नॉट को V से मल्टीप्लाई किया और G से किया, नीचे रो W को भी V और G से मल्टीप्लाई कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं। रो नॉट क्या है? डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? जिसकी बात चल रही है। मान ले कोई सिलेंडर है, उसकी बात चल रही है, तो सिलेंडर की डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय सिलेंडर का वॉल्यूम, ऊपर V से मल्टीप्लाई किया है। V किसका वॉल्यूम है? जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है उसी का वॉल्यूम है। तो जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसी के वॉल्यूम से। क्या आपको याद आ रहा है? ये मास का फॉर्मूला है। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, विच मीन्स मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या बन गया भाई? ये क्या बन गया? ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी थी उस ऑब्जेक्ट का मास। और अच्छा अब ये देखो, डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय, ये V क्या है? ये V है वॉल्यूम ऑफ द वाटर। वॉल्यूम ऑफ द वाटर का वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट से क्या कनेक्शन? अभी पीछे पढ़ के आए आर्किमेडिस प्रिंसिपल में। अगर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप पानी में डुबाओगे, तो जब ये पानी में जाएगा तो जितना वॉल्यूम इसका पानी में जाएगा उतना ही पानी का वॉल्यूम क्या होगा? बाहर आएगा या डिस्प्लेस होगा। अभी पढ़ा भाई, एक सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम V है। अगर आप V वॉल्यूम का सिलेंडर पानी में इमर्स करते हो तो कितना वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस होगा? पूरा V वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। अभी पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। तो मैं कह सकता हूं वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस। लेकिन एक चीज का ख्याल करना, ये फुली इमर्स बॉडी है। फुली इमर्स बॉडी का मतलब क्या है? कि पूरी इमर्स हुई हुई है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी मैंने V लिया है, नीचे भी मैंने V लिया है। ऊपर V से क्या मुराद है? पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। तो पूरे ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर पानी सिर्फ तब डिस्प्लेस होगा जब पूरा ऑब्जेक्ट डुबा दोगे। सर ये क्या आपने बात फ्रेंच में कर दी, हमें कक समझ नहीं आई। आहिस्ता सुनो, आहिस्ता आहिस्ता समझो। अभी पीछे मैंने एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें 1/5 ऑफ द सिलेंडर डुबाया हुआ था। उसका आपको वॉल्यूम याद है? सफे पलट के देखो, निकाला था 25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 था। उस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम कितना था? 25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। आपने 1/5 अंदर डुबाया था। 1/5 का मतलब कितना गया था? 5 इंटू 10 पावर -5। बाकी 20 इंटू 10 पावर -5 बाहर था। तो उसके 5 इंटू 10 पावर -5 अंदर जाने से पानी कितना बाहर आएगा? 5 इंटू 10 पावर -5 पानी डिस्प्लेस होगा। हां, अगर वो पूरा 25 इंटू 10 पावर -5 में इमर्स करता तो पूरा 25 इंटू 10 पावर -5 पानी डिस्प्लेस होता। तो ये लिखा हुआ है। तो मैंने ऊपर भी V से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी V से। भाई कर सकता हूं ना, VG से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो अगर ये पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है और मैं इसे कह रहा हूं ये वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस है, ये भी V के बराबर है, तो ये सिर्फ तब होगा जब ये पूरा ऑब्जेक्ट पानी में डूबेगा। तो ये लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस फुली इमर्स ऑब्जेक्ट केस। फुली इमर्स ऑब्जेक्ट केस है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना जिसकी बात चल रही है, जिसका मास m है, वो पूरा क्या हुआ? पानी में इमर्स हो गया। और साथ में ये क्या आ गया? G आ गया। अब आप नोट करो, ऊपर क्या है? mg। mg से क्या मुराद है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्चुअल वेट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर अपॉन में ये क्या है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस मल्टीप्लाई बाय G। क्या ऐसा नहीं नजर आ रहा है? ये अब थ्रस्ट के बराबर है, हाँ या ना? ये रिलेटिव डेंसिटी का एक और फॉर्मूला है मेरे बच्चे, ये सब ध्यान में रखना, अभी काम आएगा। रिलेटिव डेंसिटी क्या है?
एक्चुअल वेट डिवाइडेड बाय अपथ्रस्ट, इसी का एक और हम यूं भी लिख सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी को, कि रिलेटिव डेंसिटी बराबर होती है एक्चुअल वेट डिवाइडेड बाय अपथ्रस्ट को मैं क्या कह सकता हूं, अपथ्रस्ट को मैं कह सकता हूं लॉस इन वेट, हाँ या ना भाई, जितना अपथ्रस्ट होता है उतना ही वेट में क्या आता है, लॉस आता है या चेंज आ रहा होता है। ये सब चीजें ध्यान में रखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन कंपैरिजन विद द डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी के मुकाबले में किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी ज्यादा या कितनी कम है वो यहां से आ जाती है। अगर आ रही है वैल्यू 11, इसका मतलब पानी के मुकाबले में इस ऑब्जेक्ट की जिसकी बात चल रही है डेंसिटी कितनी है, 11 है। सॉल्व कर लिया हमने। फिर हमने क्या कर, मैं Vg से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। V क्या है, इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, G क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ऊपर सॉल्व करके आ गया अपने पास mg, नीचे मैंने कहा ये दोनों V बराबर हैं तभी तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये दोनों V बराबर हैं। ऊपर वाला V ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम शो कर रहा है, नीचे वाला V पानी जो डिस्प्लेस हुआ उसका वॉल्यूम शो कर रहा है। ये दोनों बराबर कब होंगे, जब ऑब्जेक्ट पूरा इमर्स हुआ होगा, तो उस पूरे ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर पानी क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। तो सॉल्व किया, ये आ गया एक्चुअल वेट डिवाइडेड बाय अपथ्रस्ट, एक्चुअल वेट डिवाइडेड बाय लॉस इन वेट। ठीक है मेरा बेटा, कॉपी कर लीजिए, जल्दी से आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने एक क्वेश्चन मेंशन है। क्वेश्चन देखो, जो अभी तक की हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी हुई है उसको क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसको समझना है। कहता है एक क्राउन है जिसका मास है 14.7 किलोग्राम। ये जो सिन बोर्ड की हमारी नई किताब है उसमें एग्जांपल नंबर 6.2 है। ठीक है, इज सबमर्ज इन वाटर एन एक्यूरेट स्केल रीड्स ओनली 13.4 किलोग्राम। अभी पढ़ा था कि बाहर जो है किसी ऑब्जेक्ट का वजन ज्यादा होता है, पानी में जाने के बाद कम हो जाता है या फ्लूइड में जाने के बाद कम हो जाता है अपथ्रस्ट की वजह से। इज द क्राउन मेड ऑफ गोल्ड। आपको ये इंफॉर्मेशन देके पूछता है, आपने ये बताना है कि क्या क्राउन गोल्ड से बना है या नहीं। ठीक है, पहले मैं आपको इसे करना सिखा रहा हूं, गौर से देखना, फिर जो किताब का सॉल्यूशन का तरीकाकार है वो भी समझा दूंगा ताकि आपको पता चल जाए इसको मल्टीपल कैसे कर सकते हैं। देखो आपको दिया हुआ है कि भाई इसका एक्चुअल मास कितना है, 14.7 किलोग्राम। इसका मतलब मेरा बेटा अगर मुझे इसका वजन कैलकुलेट करना हो एयर में, अगर मुझे इसका वेट इन एयर कैलकुलेट करना हो तो मेरे बेटे फॉर्मूला क्या होता है, mg, तो हो जाएगा 14.7 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि क्या बन गया मेरे बेटे, ये 147 न्यूटन। आप में से जितने लोग बोर्ड लेवल के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो मेरा बेटा आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होगा। जब अलाउ है कैलकुलेटर तो आपने यहां पे गलती से भी 10 नहीं लिखना, 9.8 ही लिखना है। हाँ, अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो फिर कर सकते हो। सिमिलरली मेरे बेटे अगर आपको अपेरेंट वेट कैलकुलेट करना है, और ये हमेशा आप पूरा लिखोगे अपेरेंट वेट, AW नहीं लिखोगे। अपेरेंट वेट कैसे आएगा, जो अपेरेंट मास है उससे आएगा। मास कितना पता चल रहा है, 13.4 है, तो अगर मैं 13.4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, सर क्यों भाई, अपेरेंट वेट का फॉर्मूला भी तो वही है ना, mg, हाँ या ना। अपेरेंट वेट क्या है, अपेरेंट वेट कहां से आता है, अपथ्रस्ट से आता है, और अपथ्रस्ट क्या है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, तो वहीं से आ रहा है, ये mg से आ रहा है। कितना मास आ रहा है पढ़ने में, 13.4 किलोग्राम। ठीक है, 13.4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया मेरा बेटा, ये 134 न्यूटन। क्लियर है, सही हो गया। अपेरेंट वेट कितना आ रहा है हमारे पास, 134 न्यूटन। अब एक्चुअल वेट इसका था 147 न्यूटन, जाहिरी तौर पे नजर कितना आ रहा है, 134 न्यूटन। ये जो 134 न्यूटन है ये 147 से 134 हुआ क्यों है, अपथ्रस्ट की वजह से हुआ है। अपथ्रस्ट लग रहा है ना मेरा बेटा इसके ऊपर। देखो मेरे बेटे, अभी हमने ये बात पढ़ी थी थोड़ी देर पहले कि अपेरेंट वेट जो होता है, जो जाहिरी तौर पे वेट नजर आ रहा होता है, वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट जो लग रहा होता है। ठीक है, यही पढ़ा था। अपेरेंट वेट अपथ्रस्ट नहीं होता, अपेरेंट वेट अपथ्रस्ट की वजह से आ रहा होता है। भाई वेट इन एयर, जब आपका वो ऑब्जेक्ट फ्लूइड से बाहर था तो उसका कोई ना कोई वेट था, वो कहां पे एक्ट कर रहा था, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और फ्लूइड के अंदर जाने के बाद वेट अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन अपथ्रस्ट कहां लग रहा है, ऊपर लग रहा है। और ये जो अपथ्रस्ट है ये बेसिकली बराबर है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है मेरा बेटा, ये हो गया हमारे पास। अब मुझे अगर अपथ्रस्ट मालूम करना है तो मेरा बेटा अपथ्रस्ट कैसे आ जाएगा, अपथ्रस्ट आ जाएगा मेरे पास वेट इन एयर माइनस अपेरेंट वेट से, हाँ या ना, चेक करो। अगर मैं
अब थ्रस्ट निकालना है। अब थ्रस्ट को अगर मैं यहाँ पे उठा के ले आऊँगा, इसको मुझे वहाँ ले जाना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ अब थ्रस्ट की वैल्यू निकालने के लिए, वेट इन एयर कितना है मेरे बच्चे 147, अपेरेंट वेट कितना है 134, माइनस करेंगे तो अब थ्रस्ट कितना आ रहा है मेरे पास, अब थ्रस्ट आ रहा है 13 न्यूटन। ठीक है मेरा बेटा, एक चीज करेक्ट कर लेना। ठीक है, पीछे शायद मैंने जज्बातियों के बोलते हुए अपेरेंट वेट को अब थ्रस्ट कह दिया था, तो ऐसा नहीं है। अपेरेंट वेट अब थ्रस्ट की वजह से आता है, अब थ्रस्ट होता नहीं है। अब थ्रस्ट अलग चीज है, अभी तक पढ़ चुके हो ना भाई, जज्बात समझो, अल्फाज में नहीं जाओ। ठीक है, हवा में वेट माइनस जो फ्लूइड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और फ्लूइड उतनी ही ताकत लगाएगा जितना ये ऑब्जेक्ट फ्लूइड में जाने के बाद पानी डिस्प्लेस करेगा या फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, अब थ्रस्ट का मेरे बेटे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अब थ्रस्ट का फॉर्मूला है वी रो जी के बराबर। अगर हम यहां से v का वैल्यू निकालना चाहें तो v विल बी इक्वल टू अब थ्रस्ट डिवाइडेड बाय रो मल्टीप्लाई बाय g आ जाएगा। ठीक है, अब थ्रस्ट कितना है 13 मेरे बेटे, रो कौन से फ्लूइड की बात चल रही है, पानी की बात चल रही है। पानी की डेंसिटी कितनी है मेरा बेटा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1000 आ गया, मल्टीप्लाई बाय g कितना है 10 है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस कितना आ रहा है 13 इंटू 10 पावर -4 मीटर क्यूब। पहले समझो अभी तक हमने किया क्या, आहिस्ता आहिस्ता समझो, कोई जल्दी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल आराम से। देखो हमें कहा गया था कि एक जो ताज है, क्राउन है, उसका मास है 14.7 किलोग्राम, एक्चुअल मास जो है एयर में है। जब उसे पानी में डिबोया जाता है तो उसका जो मास है वो कितना है 13.4 किलोग्राम। यहां से आया एक्चुअल वेट, वेट इन एयर, यहां से आया अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट से कम क्यों हो गया, अब थ्रस्ट की वजह से। अपेरेंट वेट अब थ्रस्ट नहीं होता। ठीक है, अपेरेंट वेट अब थ्रस्ट की वजह से क्या हो रहा है, एक्चुअल वेट से कम हो रहा है। ठीक है, ये आ गया यहां पे। इज द ग्राउंड मेड ऑफ गोल्ड, क्या ग्राउंड गोल्ड से बना हुआ है हमें नहीं पता, अभी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने वेट इन एयर निकाल लिया mg के फॉर्मूले से, फिर हमने अपेरेंट वेट निकाल लिया 134 न्यूटन आ गया अपेरेंट मास की मदद से। अब थ्रस्ट कैसे आया, दोनों को माइनस करके आ गया मेरे पास अब थ्रस्ट 13 न्यूटन। फ्लूइड जो इस पे फोर्स लगा रहा है वो कितनी है 13 न्यूटन, एक्चुअल वेट 147 न्यूटन था, अभी 134 न्यूटन है तो माइनस करके आ गया। ठीक है, अब मुझे ये पता है मेरे पास अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है v इंटू रो इंटू जी। v से क्या मुराद है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स, या मैं कह सकता हूं वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। समझ आती है बात, समझ आती है। v विल बी इक्वल टू u डिवाइडेड बाय रो मल्टीप्लाई बाय g, यहां तक भी समझ आती है। u आ गया एज इट इज, रो की जगह आ गया 1000, क्योंकि जो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है वो मेरा बेटा ये वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड कितनी है 1000, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं ना, पानी में डुबोया आपने क्राउन को, ये आ गया था। सॉल्व किया, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। ठीक है मेरा बेटा, अच्छा क्या सवाल में कहीं पे ये बताया गया है कि आपने क्राउन को आधा डिबोया है? गौर से सुनो 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 और समझो, क्या कहीं ये कहा गया कि आपने क्राउन को 1/5 डिबोया है या 1/4 डिबोया है या आधा डिबो, कुछ नहीं बताया गया। इसका मतलब आपने क्राउन को पूरा डिबोया है, आपने क्राउन को पूरा डिबोया है। तो आपको जो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस मिला है, क्या मैं कह सकता हूं यही वॉल्यूम ऑफ द क्राउन भी है, हाँ या ना? यही मेरा बेटा क्या है, आपके क्राउन का वॉल्यूम है, दैट इज 13 इंटू 10 पावर -4 मीटर क्यूब। कैसे पता चला? आर्किमिडीज प्रिंसिपल मेरे बच्चे, क्राउन जब अंदर गया तो कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, 13 इंटू 10 पावर -4 मीटर क्यूब हुआ। तो जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उतना ही उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा जो उसके क्या होगा, अंदर गया होगा। तो हमने कैलकुलेट कर लिया 13 इंटू 10 पावर -4 मीटर का क्यूब। ठीक है, ये आ गया। अब अगर मुझे इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, किसकी, क्राउन की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, मास और वॉल्यूम। मैं क्या कर रहा हूं, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल जिससे क्राउन बना है वो निकालना है, मास ऑफ क्राउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्राउन। मास ऑफ क्राउन एक्चुअल वाला लेंगे भाई, ये तो अब थ्रस्ट की वजह से इतना हो गया ना, एक्चुअल में कितना था 14.7, और वॉल्यूम ऑफ द क्राउन कितना है 13 इंटू 10 पावर -4। गौर से सुनो, वॉल्यूम ऑफ द क्राउन कैसे पता चला, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड की मदद से। सॉल्व कर लो अब इसे मेरे बेटे, सही है। सॉल्व करेंगे तो ये बनता है हमारे पास 14.7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 डिवाइड बाय 13, ये ऊपर आ गया यहां से। ठीक है, सॉल्व कर लो। 13 1 हो गया 13, 14 में तो 13 गया तो 1 यहां पे आ गया, डेसिमल लग गया क्योंकि डेसिमल यहां पे मौजूद है। फिर मेरा बेटा हमारे पास 13 1 हो गया 13,
17 में से जब मैंने 13 माइनस किया तो 4 बचा, डेसिमल लगा हुआ एक 0 लगा सकता हूं, 13 3 था क्या हो गया 39 हो गया। ठीक है मेरा बेटा, सही हो गया। अब इसको मैं लिखता हूं तो ये क्या बन रहा है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ क्राउन कितनी आ रही है 1.13 इंटू 10 पावर 4। थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, अगर मैं डेसिमल को एक स्टेप राइट पे ले जाऊं तो क्या बनता है 11.3 इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आ रही है डेंसिटी उस मटेरियल की जिससे क्राउन बना है, यह आ रही है डेंसिटी उस मटेरियल की जिससे क्राउन बना है। अब यहां देखो आपको डेंसिटी ऑफ गोल्ड दी हुई है 19,000 का मतलब क्या हो गया 19 इंटू 10 पावर 3। साथ दी हुई है डेंसिटी लेड की कितनी दी है 11,300। इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 11.3 इंटू 10 पावर 3, भाई डेसिमल यहां था 1 2 3, 11.3 इंटू 10 पावर 3। तो जब आपने क्राउन की डेंसिटी निकाली वो कितनी आ रही है 11.3 इंटू 10 पावर 3। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको, ये समझ में आया जो क्राउन दिया हुआ है ये गोल्ड से नहीं बना हुआ, ये किससे बना हुआ है लेड की मदद से बना हुआ है। क्लियर है, पहले आपने एक्चुअल वेट निकाला एक्चुअल मास से, अपेरेंट वेट निकाला अपेरेंट मास से, सब्ट्रैक्ट करा, डिफरेंस जो था लॉस इन वेट अब थ्रस्ट के बराबर है। मैंने वहां बोलते हुए गलत बोल दिया था कि अब थ्रस्ट अपेरेंट वेट होता है, स्लिप ऑफ टंग था भाई, जहन में रखना। अब थ्रस्ट अपेरेंट वेट नहीं होता, अब थ्रस्ट की वजह से अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट से कम आ रहा होता है। ठीक है, ये निकाला, ये फॉर्मूला यूज किया, यहां से कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ वो आ गया, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ वही वॉल्यूम ऑफ द क्राउन भी होगा। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल था। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास, ये आ गया, यहां से सॉल्व किया, जो डेंसिटी निकाली हमने क्राउन की वो क्या आ रही है 11.3 इंटू 10 पावर 3, विच मींस द क्राउन इज नॉट मेड अप ऑफ गोल्ड। अब जब आप इसकी स्टोरी पढ़ोगे तो आर्किमिडीज की जो स्टोरी है ना मेरा बेटा वो यही वाली है पूरी स्टोरी। स्टोरी क्या है, एक बादशाह था, उस बादशाह ने किसी सोनार को, गौर से सुनना, एक बादशाह था, या पहले स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको मेरा बेटा इसका जो किताब वाला तरीका है ना वो भी आपको बता देता हूं, फिर आपको इसकी स्टोरी सुनाता हूं ताकि आपको इस स्टोरी सुन के मजा भी आए और समझ भी आए। ठीक है, चलो अब देखो जरा, अब मेरा बेटा गौर से देखो, आपके पास जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिमिलर मौजूद है यहां पे आपके पास। अब आपने क्या करना है, इसको किताब वाले तरीके से बता रहा हूं जो रिलेटिव डेंसिटी वाला है। अब देखो मेरा बेटा, जो किताब वालों ने जो इसको सॉल्व किया हुआ है अगर मैं आपको बोलता हूं स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालो गोल्ड की, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट कोई नहीं होता क्योंकि भाई ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, ऊपर ऑब्जेक्ट की है नीचे वाटर की है। अगर गोल्ड की निकालनी हो तो ऊपर आएगी डेंसिटी ऑफ गोल्ड, नीचे क्या आएगी डेंसिटी ऑफ वाटर। देखो मेरा बेटा, ये हो गया 19,000 डिवाइडेड बाय पानी की कितनी होती है 1,000, तो क्या आ गया 19। ये नंबर क्या बता रहा है कि गोल्ड की डेंसिटी पानी के मुकाबले में 19 गुना ज्यादा है। अगर मेरा बेटा हम लेड की निकालेंगे तो लेड में ऊपर क्या आएगा 11.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 अपॉन में पानी की क्या है भाई 10 पावर 3 है 1,000, ये दोनों मर गए, क्या आता है 11.3। यानी कि लेड की रिलेटिव डेंसिटी क्या है 11.3। आप गोल्ड और लेड दोनों की रिलेटिव डेंसिटी को आपस में कंपेयर करो मेरे बच्चे, ज्यादा किसकी आ रही है गोल्ड की आ रही है। जब आप किताब पढ़ोगे वहां आपको लिखा मिलेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज ग्रेटर देन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड, उसका मतलब ये है। ठीक है, एक चीज तो ये समझ जाओ। दूसरी चीज ये आपको गिवन है। अब मेरा बेटा अगर हम यहां पे एक्चुअल वेट की बात करें, एक्चुअल वेट या जिसको आप वेट इन एयर कहते हो, अगर मुझे एक्चुअल वेट कैलकुलेट करना है तो एक्चुअल वेट का फॉर्मूला क्या होता है mg होता है। अगर मैं इसको एक स्टेप आगे ले जाऊं, m को मैं लिख सकता हूं रो नॉट मल्टीप्लाई बाय v इंटू जी। सर ये कहां से आया मेरा बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास की जगह आ गया डेंसिटी, किसकी डेंसिटी भाई जिस ऑब्जेक्ट की बात चल रही है उसकी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय उसका वॉल्यूम। ठीक हो गया, इंटू जी हो गया। अब मेरे बेटे अगर मैं अपेरेंट वेट की बात करता हूं, अगर मैं अपेरेंट वेट की बात करता हूं, अपेरेंट वेट क्या है जो जाहिरी तौर पे नजर आ रहा है, तो मेरा बेटा अपेरेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, जो वेट इन एयर होता है यानी कि जो एक्चुअल वेट होता है माइनस जो आपका अपथ्रस्ट होता है या जिसको आप बॉयंट फोर्स कहते हो, एफबी से भी शो करते हैं। अगर मैं यू को वहां ले आऊं और अपेरेंट वेट को वहां ले जाऊं तो मेरा बेटा यू विल बी इक्वल टू W माइनस अपेरेंट वेट हो जाएगा ये, हाँ या ना।
और मेरा बेटा यू का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अभी पढ़ के आए थे, यू का फॉर्मूला होता है वी रो जी, और यहां पे रो के साथ क्या आएगा, फ्लूइड आएगा, एफ आएगा, एफ से क्या मुराद है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और वी के साथ भी एफ लगा दो, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। अब मेरा बेटा आपके पास दो इक्वेशन बन गई, अगर मैं यहां लिखूं, एक बन गई W बराबर है रो नॉट मल्टीप्लाई बाय वी जी के, एक बन गई मेरा बेटा आपके पास W माइनस ए डब्ल्यू, ये बराबर है हमारे पास किसके, रो एफ मल्टीप्लाई बाय वी जी के, इसको भी वी एफ कह दो, ठीक है। ये बन गई दो इक्वेशन। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, W डिवाइडेड बाय W माइनस ए डब्ल्यू विच विल बी इक्वल टू रो नॉट इंटू वी जी होल डिवाइडेड बाय रो एफ मल्टीप्लाई बाय वी एफ इंटू जी। अब देखो G से G मर गया, V से V को आप मार दोगे, ये V क्या है, क्राउन का वॉल्यूम यानी कि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। चूंकि कुछ नहीं बताया हम यही मानेंगे क्राउन पूरा अंदर गया है, जब पूरा सबमर्ज हुआ है तो अल्टीमेटली जो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस होगा वो बराबर होगा उस वॉल्यूम के जो कि क्राउन का एक्चुअल था, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, रो नॉट अपॉन रो एफ आ गया। ये क्या है, एक्चुअल वेट माइनस अपेरेंट वेट। एक्चुअल वेट कैसे आएगा भाई, 14.7 मल्टीप्लाई बाय जी से, और ये वाला वेट कैसे आएगा, ये आएगा भाई 14.7 मल्टीप्लाई बाय जी जो एक्चुअल वेट है। अपेरेंट वेट कैसे आएगा, 13.4 मल्टीप्लाई बाय जी से। अगर मैं यहां से जी कॉमन ले लूं दोनों से मेरा बेटा, तो ये बन जाएगा मेरा बेटा हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, जी से जी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बनता है ये 14.7 डिवाइड बाय 14.7 में से अगर मैं 13.4 निकाल देता हूं तो मेरे बेटे ये क्या बच जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 0.7 और 0.6 1.3 बच जाएगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, मतलब 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो 147 डिवाइड बाय 13 बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 11.3। ये 11.3 आपने क्या निकाला है, रो नॉट अपॉन रो एफ। क्या निकाला है मेरे बेटे, रो नॉट अपॉन रो एफ, और ये किसके बराबर है, रिलेटिव डेंसिटी के बराबर है। जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास जो क्राउन है, क्राउन की रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ रही है 11.3, गोल्ड की रिलेटिव डेंसिटी कितनी थी 19, 11.3 किसकी रिलेटिव डेंसिटी है, लेड की है। तो इससे आपको पता चल गया कि आपका जो क्राउन है वो गोल्ड से नहीं बना, जबकि किससे बना हुआ है, लेड से बना हुआ है। अदरवाइज जो रिलेटिव डेंसिटी होती वो कैसी आ रही होती, गोल्ड वाली आ रही होती, विच इज 19। क्लियर है भाई, समझ आ गया। पहले मैंने आपको एक्चुअल तरीका बता दिया इसका, फिर वो तरीका भी बता दिया जो किताब में लिखा हुआ है, ताकि जब आप किताब पढ़ो तो आपके लिए कोई चीज मुश्किल ना हो। ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी से, आगे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं। अच्छा मेरा बेटा, इसके अंदर जो हमारे पास मजीद न्यूमेरिकल हैं वो अगले लेक्चर के अंदर आएंगे जब हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। ठीक है, जिसको वाइंड अप करते हैं जस्ट। ठीक है, आखिर में उसकी कहानी जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आपको सुनाएंगे, जिसकी वजह से आपने यहाँ तक लेक्चर देखा है वो भी सुन लो। आर्किमिडीज जो था एक बादशाह के ज़माने में था, बादशाह का नाम अजीब सा है। ठीक है, तो मुझे याद नहीं आ रहा, वो लिखा हुआ है, आप बरल पढ़ सकते हो। जो कहानी है ना वो गूगल पे मौजूद है, जाके सिंबल लिखना आर्किमिडीज की स्टोरी, लेकिन वो कहानी समझ में नहीं आएगी पढ़ के, तो मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। बादशाह ने क्या किया, बादशाह के ख़जाने में, उस ज़माने के बादशाहों के ख़जाने में बड़े बड़े गोल्ड हुआ करते थे। ठीक है, काम धंधा तो होता नहीं था, तो बादशाह के पास बहुत सारा गोल्ड था। बादशाह ने किसी सोनार को, जो सोनार कौन होता है, गोल्ड स्मिथ, जो काम करता है गोल्ड का, उसे गोल्ड दिया, सोना दिया कि भाई मेरे लिए एक ताज बना दे। उस सोनार ने क्या किया, बादशाह को चूना लगाने की कोशिश की और सोने के साथ कुछ सिल्वर मिक्स करके बादशाह का ताज बना दिया। अब बादशाह को पता नहीं कैसे शक हो गया कि जो सोनार ने मुझे ताज बना के दिया है उसने मेरे साथ 2 नंबरी करी है, मुझे उल्लू बना दिया। बादशाह का दोस्त हुआ करता था ये आर्किमिडीज। बादशाह ने आर्किमिडीज को बुलाया और बोला, जा बेटा ये ताज लेके जा और मुझे बता कि इसके अंदर गोल्ड कितना है और सिल्वर कितना है। अब आर्किमिडीज जो था वो मेरी आपकी तरह का था, उसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो सॉल्व करने आते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि बादशाह के इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो क्योंकि उस ज़माने के अंदर इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम नहीं निकाला जा सकता था। देखो अगर तो ऐसा होता ना, जो उसको गोल्ड की डेंसिटी तो पता थी उस जमाने में कि भाई गोल्ड की जो डेंसिटी है ना वो है 19 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये तो उसे पता था। लेकिन इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट
इसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाए ये उसको नहीं पता था। अब जाहिर है जो क्राउन है वो एक रेगुलर ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा, क्राउन की तो अजीब सी शक्ल होती है। रेगुलर ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? रेक्टेंगल है, स्फेयर है, सर्कल है, क्यूबॉइड है, पैरेललोग्राम है, ये सब चीज़ें रेगुलर है जिनकी ज्योमेट्रिकल फॉर्मूले वगैरह होते हैं। तो वो एक दिन गया, उस ज़माने में ना बड़े बड़े हमाम हुआ करते थे, ठीक है, जिसके अंदर आजकल जैसे सोना बाथ्स होते हैं ना, वैसे वो गया, उसने जैसे ही अपना कदम उस बाथ टब में रखा, उसका कदम पाँव अंदर रखने से जो पानी था वो बाहर आया। तो आर्किमिडीज को ये बात समझ में आई कि किसी भी फ्लूइड के अंदर जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जाता है उतना ही वॉल्यूम क्या होता है? बाहर आता है, ठीक है। यानी कि अगर एक कंटेनर में फ्लूइड लिया जाए, उसके अंदर बादशाह का क्राउन डुबाया जाए, तो ये जो इस कंटेनर से जो वॉल्यूम बाहर आएगा फ्लूइड का, इसको अगर ये मेजर करेगा और लेट से इसे पता चलता है कि भाई 10 मीटर क्यूब जो फ्लूइड है वो डिस्प्लेस हुआ क्राउन अंदर डालने से, तो ये जो 10 मीटर क्यूब है यही क्राउन का क्या होगा? वॉल्यूम होगा। अगर क्राउन को पूरा अंदर डुबाया जाएगा तो उसकी वजह से बिल्कुल पानी को यहां तक भर दिया, जब क्राउन अंदर डालेंगे तो पानी क्या होगा? बाहर आएगा। तो क्राउन अंदर डालने से पानी जितना बाहर आएगा वही इन एक्चुअल किसका वॉल्यूम है? क्राउन का वॉल्यूम है। और जब एक बार क्राउन का वॉल्यूम पता चल गया तो क्राउन का मास तो मालूम किया ही जा सकता है, मास में थोड़ी कोई मसला है भाई, उस जमाने में भी चीजें तो बेची जाती होंगी ना, तो मास निकालना मसला नहीं है। मास पता चल गया, क्राउन का वॉल्यूम पता चल गया, डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगी? डेंसिटी मिल जाएगी। और अगर वो डेंसिटी गोल्ड के बराबर आ रही है तो ठीक है, अगर डेंसिटी गोल्ड के बराबर नहीं आ रही तो इसका मतलब इसके अंदर क्या हुई हुई है? मिलावट हुई हुई है। तो आर्किमिडीज ने ये चीज फाइंड आउट की और बादशाह सलामत को बताया कि आपका जो क्राउन है उसकी डेंसिटी गोल्ड से कम आ रही है। तो बादशाह सलामत ने उस जमाने के जो गोल्ड स्मिथ था जिसने ये बनाया था और 2 नंबरी की थी, उसको बुला के उसकी गर्दन उड़ा दी। ठीक हो गया। तो ये वो कहानी थी इसके पीछे, ठीक है। तो आप ये स्टोरी पढ़ भी सकते हो। उम्मीद है मेरा बेटा आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा समझने में ढंग से, ठीक है। मुझे बताना कि आपने कोई नई चीज़ सीखी या नहीं सीखी।